आपने 1984 में दंगे करे, ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। जब तक कांग्रेस में थी देश में उग्रवाद का शासन रहा। उग्रवाद कहाँ नहीं होता था, बम विस्फोट कहाँ नहीं होता था। तो आप क्या सोचते हैं, अब अगर आप इस खेती को बोएंगे तो क्या काटेंगे 70 साल में? उससे दुगनी से तिगनी उपलब्धि केवल इस 9 साल के कार्यकाल में है। चाहे वो मेडिकल साइंस का क्षेत्र हो, चाहे भारत को डिजिटलाइजेशन करना हो, चाहे भारत की फौज को मजबूत करना हो, चाहे मूल रूप से जन सुविधाएं देनी हो, आखिरी महिला को, आखिरी जाति को, जो वंचित है उस वर्ग को देना हो। बोल रहे हैं वो गरीबों के दिल तक जाना चाहते हैं, इसलिए गरीबों के साथ जी रहे हैं। हाँ, तो गरीबों के दिल तक जाना चाहते हैं क्योंकि गरीबों को खाना चाहते हैं। गरीबों को गरीब बनाने वाले ये, देश को लूटने वाले ये, देश को बेचने वाले ये, और ये बात करेंगे गरीबी की। और वो तो मेरे ख्याल से खेत में भी टाइलें बिछवा रहे थे। ये हटा रहे हैं मोदी जी को। हाँ। और इनका नारा देखिए, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया वर्ड जो है वो देश का वास्तविक वर्ड नहीं है, अंग्रेजों से द्वारा दिया गया स्लैंग है। तो ये इटली की माता के पुत्र इस चीज़ को नहीं समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ यहाँ नीति शर्मा हैं और ये बताएंगे अभी जो 2024 का इलेक्शन नज़दीक आते जा रहा है और मोदी जी वर्सेस इंडिया अलायंस हो रहा है। यहाँ पे पूरी 26, 27, 28 पार्टियां जो है एकत्र हो गई हैं और मोदी जी के खिलाफ लड़ रही हैं कि इस बार मोदी जी को गद्दी से हटा के रहेंगे। इस पे पूछते हैं नीति जी से कि नीति जी का क्या इस पे विचार है। बोलिए नीति। देखिए, विपक्ष की इस समय जो मानसिकता सामने आ रही है, एक तो विरोध लीला करने में ये नंबर 1 है। चाहे धारा 370 लगनी हो तब ये विरोध किए पार्लियामेंट में कि हटा ही नहीं सकते। चाहे डिजिटल इंडिया की बात हो तो बताते थे कि भैया कैसे एक आखिरी गांव का आखिरी युवक इसको इस्तेमाल करेगा, उसका तो वो बैंक कभी जाना ही नहीं चाहता। जब जनधन योजना बनी, एक नागरिक का जो पिछले वर्ग से थे, जो वंचित थे, ज़ीरो बैलेंस के साथ अकाउंट खुला और कैसे उनको लाभ मिला, कैसे 100% लाभ उन तक गया। तो जो इनकी परिकल्पना है, चाहे मतलब आप समझिए कि ये लोग बोलते थे कि मेक इन इंडिया, राहुल जी बहुत ज़ोर से बोलते थे कि मेकिंग इंडिया वाला शेर कहाँ गया। तो आज मेकिंग इंडिया वाला शेर कहाँ तक नहीं गया, ये विश्व देख रहा है। तो इनका सिर्फ विरोध करना है। दूसरी तरफ जाति की राजनीति में आज आ चुके हैं। ये वही पार्टी है जब राजीव गांधी ने एक टाइम पे जब उन्होंने जाति के आरक्षण के अगेंस्ट बोला था, तो अब ये इनको याद नहीं आया। या आज महिला बिल अगर पास हुआ है तो उसमें भी कहीं ना कहीं जाति की राजनीति करना चाह रहे हैं। लेकिन उसी राजनीति के तहत इन्होंने संसद में 2010 में वो विरोध किया, बिल फाड़ा गया, क्या हंगामा नहीं किया। और आज अब आप देखिए, आज कर्नाटक में इनकी सरकार आई है और ये जो राजनीति की जो फ्रीबी का जो कीड़ा दिल्ली से चला है वो वहाँ तक पहुँच गया है। और हाल ये है कि कर्नाटक की जो सरकार है आज 60,000 करोड़ के घाटे पर है। और उसके बावजूद दूसरी तरफ केरला में, साउथ को अगर आप समझने का प्रयास करें तो केरला में आज ही PFI के लोगों ने हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। साउथ से आवाज़ आती है कि सनातन का उन्मूलन करो, सनातन एक बीमारी है, तो वहीं नॉर्थ तक आवाज़ जाती है। जो शिक्षा मंत्री हैं वहाँ के, बिहार के, तो बोलते हैं कि रामायण पोटेशियम साइनाइड है, या इस तरीके के जातिवाद की बात करते हैं। लेकिन उसी जातिवाद की राजनीति को खुद बनाते हैं। 20 तो हमारे हैं और 80 को हम बंटवारा करेंगे, इस तरीके से सनातन के आघात करके। ये वही पार्टी है जो कहती है कि बेरोज़गारी है, कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में विकास नहीं हो रहा। लेकिन इनकी आंखों पे ऐसी पट्टी बंदी है कि आज अगर देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था कोविड काल में बना हुआ है तो इनको वो विकास नहीं दिखता। इनकी आंख के ऊपर वो चश्मा है जो बोलता था कि हम कोविड के टाइम पे वैक्सीन नहीं बना सकते, हम भारत की बनी वैक्सीन लेंगे ही नहीं। लेकिन भारत की वैक्सीन विश्व में सबसे बढ़िया वैक्सीन का उसने खिताब हासिल किया और ना ही जो अंडर प्रिविलेज देश थे वहाँ पे वैक्सीन दी गई। और इस चीज़ को आप समझिए, जिस समय वैक्सीन बन रही थी, क्या तपस्या भारत के साइंटिस्ट और मेडिकल साइंटिस्ट ने, साइंस ने नहीं करी कि इनका पूरा विरोध था कि कैसे विदेश से वैक्सीन ली जाए और कैसे विदेश से कमीशन खा के भारत को पीछे रखा जाए। अच्छा मैम, विपक्षी ये चीज़ बोल रही है कि मोदी जी जो है हमारे मतलब देश में जो भी काम होता है, जैसे साइंटिस्ट ने वैक्सीन निकाला, बहुत मेहनत किया, तो जो भी काम होता है मोदी जी फिर अपना जो है नाम आगे कर देते हैं, अपने लिए जो है लेने आ जाते हैं नाम करने की, भाई मेरे वजह से ये चीज़ हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे देश में कितनी बिल्डिंग्स हैं, मेरे को आप गिन के बता दीजिएगा। उनके नाम पे कितने आयाम हैं, कितनी पॉलिसीज़ हैं, मेरे को आप गिन के बता दीजिएगा। अगर वो ये तो कहते हैं कि देश में नौकरी नहीं है
और वहीं पे ये लैंड अगेंस्ट जॉब करते हैं, और वही लैंड प्रधानमंत्री आवास योजना, नरेंद्र मोदी आवास योजना नहीं है, उसके तहत गरीबों को मिलती है। प्रधानमंत्री के नाम से जनधन योजना बनती है। अगर म्यूजियम बनता है तो वो भी प्रधानमंत्रियों के नाम से बनते हैं, क्योंकि जितने भी पूर्व के या भविष्य में प्रधानमंत्री ने आपको जो भी योजनाएं दी हैं, केवल क्या एक व्यक्ति का उस पर अधिकार है। आज हम राजीव चौक पे बैठे, मेरे भाई ने बोला ये राजीव चौक किसके नाम से है? क्या मोदी चौक नाम सुना है आपने कहीं? या उसके बाद भी आप देखिए, अगर चंद्रयान-1 की लैंडिंग चंद्रमा पर हुई, इनका तो अधिकार कहाँ नहीं है, आप ये पूछिए ना। तो चंद्रयान पे हुई तो उस पॉइंट का नाम भी जवाहर पॉइंट हुआ। आज अगर हमने संविधान सदन रख दिया है नाम, तो निश्चित रूप से अगर इनका टाइम होता तो शायद वो प्रियंका सदन या राहुल सदन नाम होता। कहीं भी इन्होंने केवल, और इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, कहीं आपको बात नहीं आएगी वीर सावरकर की, कहीं जिक्र नहीं आएगा भगत सिंह का, कहीं भगत सिंह के नाम से ये कुछ नहीं बनाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनती है, उस पर भी इनको आपत्ति है। इनको उन सारे सैनिकों के जो हमारे सेनानी रहे हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनका कहीं योगदान नहीं है। और ये बोलते हैं कि हमने योगदान दिया, हमने शहादत दी, हमारे परिवार के लोगों ने शहादत दी। तो बड़ा ही सिंपल सा सूत्र है, जो बोएंगे वही काटेंगे। आपने 1984 में दंगे करे, ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। जब तक कांग्रेस में थी, देश में उग्रवाद का शासन रहा। उग्रवाद कहाँ नहीं होता था, बम विस्फोट कहाँ नहीं होता था। तो आप क्या सोचते हैं, अब अगर आप इस खेती को बोएंगे तो क्या काटेंगे? और अगर कुर्बानी के नाम पे अगर हम देश का कोई राजनेता चुने, तो सबसे ज़्यादा तो हमारे फौजियों के राजनेता को हमने चुनना चाहिए। वो फौज के जो वीर जो सरहद पे जाके कुर्बानी देते हैं, जिनका पूरा का परिवार एक लिगेसी पिछले 4-4, 5-5 सालों से, वो एक बच्चा मरता है तो दूसरे बच्चे को आगे करते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो उनका योगदान है। यानी कि उनका योगदान कुछ भी नहीं है। यही तो विपक्षी बोल रही है कि फौजियों ने भी अगर जहाँ बलिदान दिया है तो वहाँ मोदी का ही नाम आया है कि मोदी की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पे कौन प्रश्न कर रहा था? एयर स्ट्राइक पे किसने प्रश्न किया? आपके टाइम पे अगर यहाँ पे आतंकवाद का अटैक हुआ मुंबई में, तो आप सीधा गए ओबामा जी के पास। आपको पाकिस्तान पे पलटवार करना चाहिए था। यहाँ पे एक अभिनंदन गया तो रातों रात उसको पाकिस्तान को वापस करना पड़ा। यहाँ तक कि आज युद्ध काल में, जहाँ पे रशिया और यूक्रेन का भी वॉर है, तो वहाँ पे मध्यस्थता मोदी जी एक शांति दूत बन के जाते हैं। वहीं पे विश्व में अगर विकास आर्थिक स्तर पे देखो, तो आज G20 की अध्यक्षता करते करते उन्होंने उन देशों को भी लिया जो उससे कम है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि मोदी जी ने कौन सी स्ट्राइक को, मोदी स्ट्राइक का तो नाम नहीं दे दिया ना कहीं से, और पूरा जीवन समर्पित है। आज 72 साल की एज में नॉन स्टॉप पिछले 9.5 साल से एक व्यक्ति काम कर रहा है। और किसी ने पूछा मोदी जी इतनी ऊर्जा आप लाते कहाँ से हो, तो यही बोलते हैं कि ये जो मुझे 2-2, 3-3 किलो की गालियाँ रोज मिलती है ना, वही मेरी ऊर्जा का स्रोत है। तो और ये जितना देंगे, अभी दिल्ली के यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए, किस औंधे मुँह राहुल गांधी ने प्रचार किया, किस औंधे मुँह NSUI गिरी और कैसे ABP आगे आई। तो ये उसका प्रचंड, ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कि जो प्रचंड बहुमत से वहाँ जीते हैं। राहुल गांधी तो मोदी के लिए एक प्रकार से वरदान है। खुद मोदी जी कहते हैं कि वो जहाँ जहाँ जाते हैं जीत अपने हाथ से परोस देते हैं। विपक्षी ये भी बोल रही है कि मोदी जी सिर्फ जो है सनातन को बढ़ावा देते हैं। सनातन को नहीं, कहीं ना कहीं जो ये इनका ये मोटिव है, सबका साथ सबका विकास, वो चीज़ वो फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ सनातन को बढ़ावा। सनातन का अर्थ समझते हैं? सना का मतलब है निरंतर, तन का मतलब है वर्तमान। जो निरंतर वर्तमान है, जो शाश्वत है, वो सनातन है। सनातन किसी जातिवाद की बात नहीं करता, वो केवल और केवल बात करता है कि आपके गुण धर्म के आधार पर आपकी वर्ण व्यवस्था की बात करता है। सनातन केवल मनुष्य की बात में नहीं करता, वो सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना करता है। गौ रक्षकों के ऊपर, साधुओं के ऊपर जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, ये लोग सनातन का अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि अगर एक सनातनी था, धर्म को समझने वाला, धर्म को एक संरक्षण करने वाला मंगल पांडे जी थे। उन्होंने गौ मांस के सेवन की बनी जो गोली है मुंह में लेने से अगर उसका विरोध किया, तो वहाँ से ये क्रांति जो है आज़ादी की चली। धर्म के नाम पर ही ये जो आज़ादी हमको मिली है, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि इस देश की आज़ादी में सभी के सभी सनातन प्रेमियों का बलिदान, योगदान और निष्पक्ष भाग, किसी उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कहीं नाम नहीं चाहिए। आज सुभाष चंद्र बोस और हिंद की फौज का जो है उसका कहीं जिक्र नहीं होता, लेकिन अगर वो ना होते तो ये देश कभी आज़ाद नहीं होता। कितने ही अनसंग हीरो हैं जिसका नाम नहीं होता। और ये तो अपनी बात कुर्बानियों की करते हैं।
क्या जिस समय इसरो की आज हम साइंटिस्ट की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, एक वो समय था कि जब साइंटिस्ट साइकिल या बैलगाड़ी पे होकर अपने रॉकेट्स के लॉन्चर लेके जाते थे और उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के कपड़े भी बाहर से इस्त्री करके हवाई जहाज से आते थे। जिस समय हम लोग अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम करते थे, तब ये लोग जब सुविधाएं नहीं देते थे मूल रूप से, तब ये लोग हवाई जहाज में बर्थडेज बनाते थे। आपने देश को मूल रूप से क्या दिया और वहाँ पे केवल अपने नाम की मोहर लगाई, क्या उसके बाद सेवाएं दी हैं? मैं एक लंबी फेयर लिस्ट आपको अगर मैं सुनाऊं कि इनके टाइम पे जो उपलब्धि थी 70 साल में, उससे दुगनी से तिगनी उपलब्धि केवल इस 9 साल के कार्यकाल में है। चाहे वो मेडिकल साइंस का क्षेत्र हो, चाहे भारत को डिजिटलाइजेशन करना हो, चाहे भारत की फौज को मजबूत करना हो, चाहे मूल रूप से जन सुविधाएं देनी हो, आखिरी महिला को, आखिरी जाति को, जो वंचित है उस वर्ग को देना हो, चाहे एयरपोर्ट्स बनाने हो। आज आप रोड्स देख लीजिए, भारत की अल्ट्रा टेक्नोलॉजी के साथ रोड्स हैं। आज विश्व भारत की, चाहे एक्सपोर्ट्स बढ़ाना हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लानी हो, चाहे मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो, यहाँ तक कि आप आर्मी में देखिए, इनके टाइम तक कोई भी लॉजिस्टिक परचेज जो होती थी वो अमेरिका से होती थी या फिर दूसरी कंट्रीज़ के साथ होती थी, क्योंकि इनको दे वांट कि उसमें भी हम कमीशन खा लें। उसमें भी आप राफेल की डील देखिए, आप बोफोर्स के घोटाले देखिए, आप नेशनल हेराल्ड का घोटाला देखिए, आप मतलब घोटालों की तो सीरीज़ है। मतलब जहाँ इन्होंने आवास योजना दी, वहाँ इन्होंने LIC हाउसिंग का उसमें फ्रॉड किया, केवल फ्रॉड्स करने हैं। और उसके बाद अब तो विवेकशीलता का कौशल तो देखिए कि लड़ना भी है, लोगों के पास भी जाना है, लेकिन इतना भी दिमाग नहीं है कि भैया टायर वाला सूटकेस तो सर पे मत रखो, उसको रगड़ के चल लो। तो केवल नहीं खाली तो छोड़िए, खाली फोटो भी मैं कहती हूँ, फोटो की भी राजनीति करनी है तो टायर को घुमा लेते सर। बख्शी बोल रहे हैं वो गरीबों के दिल तक जाना चाहते हैं, इसलिए गरीबों के साथ जी रहे हैं। हाँ, तो गरीबों के दिल तक जाना चाहते हैं क्योंकि गरीबों को खाना चाहते हैं। कर्नाटक में आज फ्री की राजनीति के चक्कर में 62,000 करोड़ से नीचे कर्नाटक का बजट सरकार का जा चुका है। आज PFI के एजेंट्स हैं, दुनिया भर का गबन है। अरे गरीबों की राजनीति करनी है ना, तो आप जो आपने घोटाले करे हैं करोड़ों रुपए के, 12 लाख करोड़ से ऊपर के घोटाले, आप वापस कर दो ना, सरकारी धन उसमें डाल दो खजाने में। गरीब वैसे ही अमीर हो जाएगा, इतना अमीर हो जाएगा कि गरीब को काम करने की भी जरूरत नहीं है। सबको 10-10 लाख रुपए बांट दो, घोटाले वापस करो, जो आपके फॉरेन में अकाउंट्स है उसको वापस करो, जो DLF के जो घोटाले करें वो पैसा वापस करो। गरीब तो अमीर ऐसे ही हो जाएगा। गरीबों को गरीब बनाने वाले ये, देश को लूटने वाले ये, देश को बेचने वाले ये, और ये बात करेंगे गरीबी की, और वो तो मेरे ख्याल से खेत में भी टाइलें बिछवा रहे थे। मतलब इस बार जो है इंडिया अलायंस कितनी भी कोशिश कर ले, मोदी जी नहीं हटने वाले हैं सिंहासन से क्या? देखिए, ये हटा रहे हैं मोदी जी को। हाँ। और इनका नारा देखिए, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया वर्ड जो है वो देश का वास्तविक वर्ड नहीं है, अंग्रेजों से द्वारा दिया गया स्लैंग है। तो ये इटली की माता के पुत्र इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि इस देश की आत्मा में भारत बसता है, इंडिया नहीं। होना क्या चाहिए था, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत। तो ये तो इंडिया को, वो जो कॉलोनियल लेगेसी को जिताना चाहते हैं, इनको भारत को जिताने से भारत माता की जय पे तो विरोध होता है इनकी लहरों में। वहाँ पे तो सोनिया गांधी की जय होती है, राहुल गांधी की जय होती है, और जैसे ये भारत माता की जय बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि ये संवैधानिक स्टेटमेंट नहीं है। तो ये, और मैं कहती रही भारत की प्रोग्रेस में मेक इन इंडिया में इनको प्रॉब्लम थी। अरे मेक इन इंडिया कैसे हो सकता है, अरे डिजिटलाइजेशन कैसे हो सकता है, G20 की अध्यक्षता क्या बोलेंगे, कॉमनवेल्थ के गेम्स में तो ये बोल नहीं सकते हैं। तो आप इस चीज़ को देखिए कि केवल और केवल भारत को नीचे लाने के लिए ये लोग आगे हैं, लेकिन भारत इस समय जागरूक है। आज आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और जो मूल सुविधाएं हुई हैं, और निष्पक्ष होकर बिना किसी जाति, आपका कोई राज्य हो, चाहे आप BJP शासन के राज्य में हो, चाहे किसी और का, आपको वो मूल सुविधाएं दी गई हैं। तो जो भारत ने महसूस किया है इस पूरे कोरोना काल जैसी त्रासदी में भी, भारत आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, और ना केवल इतने बड़े लोकतंत्र में, जिस समय भारत की आबादी विश्व में सबसे 1 नंबर पर है, और कोरोना की आप जो इन्फेक्शन समझते हैं वो आप क्लोज कनेक्शन से है, जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, उसके बाद भी उसको व्यवस्थित तरीके से उस लड़ाई को जंग की तरह जीतना, और जीतने के बाद दुनिया को सेवाएं देना, ये आज नया भारत है। तो उसकी भारत की कल्पना में देश की जनता जानती है, 140 करोड़ लोग जानते हैं। निश्चित रूप से ये तो केवल एक राजनीति करते हैं कैसे देश को बांटें, इनके लिए तो 20 हमारा है, 80 में करो बंटवारा है। तो उसी बंटवारे की इनकी राजनीति फेल हो चुकी है और बौखलाए हुए हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीति मैम, आप बताएं। और मैम ने बहुत अच्छी तरह जो है डिफाइन किया चीज़ों को और अपना पक्ष भी रखा। चलिए, ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए 99 खबर के साथ। मैं ग्राउंड जीरो से रुचि तिवारी आपके साथ। नमस्कार।